हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। और आज हम हिंदी साहित्य का गद्य का विकास कवर करेंगे, जो गोविंद पांडे की पुस्तक है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक से लेकर हम चल रहे हैं। और सभी को ज्ञात होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से दो पुस्तकों की व्याख्या की जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन दो पुस्तकों की व्याख्या हो रही है, जिसमें है एक मनोज मिश्र की पुस्तक, दूसरी है गोविंद पांडे की पुस्तक। मनोज मिश्र की पुस्तक में हमने काल विभाजन को बहुत अच्छे से समझाया है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार ज़रूर देखें काल विभाजन को, उसमें सारे पॉइंट एकदम बहुत ही सटीक तरीक़ा से समझाए गए हैं। तो गोविंद मिश्र की पुस्तक में हमने काल विभाजन को समझाया है, और गद्य का विकास जो है हम गोविंद पांडे की पुस्तक से पढ़ेंगे। और इसका जो मतलब पेज नंबर है वो है 230 से हम स्टार्ट करेंगे गोविंद पांडे की पुस्तक। तो चलिए देखते हैं पहला जो पॉइंट है। पहला पॉइंट है गोविंद पांडे की पुस्तक से। पहला पॉइंट है, उद्योतन सूरी ने 768 ईस्वी में कुवलयमाल नामक एक गद्य ग्रंथ की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, उद्योतन सूरी की रचना कुवलयमाला बहुत बार ये आती है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि गोविंद पांडे की पुस्तक से कि गद्य में सबसे पहली पुस्तक है वो है उद्योतन सूरी की रचना 768 ईस्वी के आसपास लिखी गई है, जिसका नाम है कुवलयमाल। ठीक है। दूसरा है पॉइंट इसका, 10वीं और 11वीं के आसपास रोड़ा कवि ने राउल बेल नामक एक ग्रंथ की रचना की है। रोड़ा कवि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, जिसका हमने बहुत अच्छे से डिटेल, ये सारी रचनाओं का वैसे बहुत अच्छे से डिटेल हमने समझाया है। और मनोज मिश्र की पुस्तक में टॉपिक वाइज हैं, आप देख सकते हैं, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो सारे के सारे टॉपिक उसको डिटेल में समझाए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर देख लेंगे चैनल मनोज मिश्र की जो पुस्तक है उससे टॉपिक वाइज हैं। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है, राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य एक प्राचीनतम काव्य हिंदी कृति है। ठीक है। गद्य में और पद्य में चंपू, गद्य और पद्य का मिश्रण है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। और ये चंपू काव्य की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। राउल बेल एक श्लाघित रचना है। ठीक है। दूसरा है, हिंदी साहित्य में नक्श वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से ही माना जाता है। ये भी माना जाता है कि श्रृंगारिक जो रचना है प्राचीन, वो सबसे पहले राउल बेल में देखा गया था। दूसरा है, राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो भाषा है, सबसे प्रमुखता दी गई है वो राजस्थानी भाषा है। इसके बाद दूसरा है, और इसमें नायक और नायिका के नक्श वर्णन का उल्लेख है। ठीक है। ये पॉइंट इसमें है नहीं है तो आप लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है युक्त व्यक्त प्रकरण का। युक्त व्यक्त प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य रचना मानी गई है। ठीक है। और इसमें शायद दूसरा जो हमने पॉइंट करवाया उसमें इसका समय काल भी दिया हुआ है। जो लोग देखना चाहें, नहीं देखा हो वो देख सकते हैं उसको, वीडियो को जाकर चैनल पर। तो इसमें दूसरा है पॉइंट इसका, युक्त व्यक्त प्रकरण की रचना महाराजा गोविंद चंद के साथ पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि युक्त व्यक्त प्रकरण है वो महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा, उनके द्वारा लिखी गई है, जिसका समय काल 12वीं सदी है। दूसरा जो पॉइंट है, युक्त व्यक्त प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है कौन सी रचना व्याकरणिक है, तो युक्त व्यक्त प्रकरण में व्याकरण दिया हुआ है, तो ये है एक व्याकरणिक रचना है। दूसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने युक्त व्यक्त प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। कोई सटीक इन्होंने पॉइंट नहीं दिया है, बस महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योति ठाकुर की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। वर्ण रत्नाकर मैथिली में लिखी गई है, ये दूसरा पॉइंट है। हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। दूसरा है, वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है, वस्तुतः साहित्य गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ माना है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कवियों के द्वारा कि जो हिंदी गद्य का विकास है वो 19वीं सदी से आरंभ होता है। इसके साथ ही आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित मिलते हैं। यानी कि आधुनिक काल से पहले
ठीक है। हमारा जो आधुनिक काल है 1000 ईस्वी से आरंभ होता है, लेकिन इससे पहले का जो हिंदी का साहित्य इतिहास है वो 3 भागों में मिलता है। 3 भागों में इसका विभाजन है। पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य और तीसरा है खड़ी बोली। यानी कि 1000 ईस्वी से पहले मोस्टली 3 भाषाओं में गद्य साहित्य लिखे जा रहे थे, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था गद्य जो साहित्य था, सबसे महत्वपूर्ण वो राजस्थानी भाषा का था। ऐसा माना जाता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण उस टाइम जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे 1000 से पहले के, उसमें राजस्थानी विशेष अपना महत्व रखता था। बहुत ही साहित्य लिखे गए थे राजस्थानी भाषा में और सबसे प्रमुख भाषा मानी जाती थी उस टाइम राजस्थानी। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 1000 ईस्वी से हुआ है। ठीक है। दूसरा है राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। ये रचनाएं दी हुई हैं। पहली है धनपाल कथा 14वीं शताब्दी की, तत्व विचार 14वीं शताब्दी की है, और पृथ्वी चंद्र या फिर बागविलास वो है मणिचंद्र सूरी की रचना। पंच व्याख्यान रचना है वो है फतेह राम बैरागी की है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं ये देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 14वीं शताब्दी से माना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथियों से माना है। ठीक है। इनका मानना है कि ब्रजभाषा का जो आरंभ है ना, गोरखपंथियों जो योगी थे, गोरखपंथी योगी थे, उन्होंने किया है ब्रजभाषा का आरंभ। ठीक है। जिसका समयकाल इन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास माना है। दूसरा पॉइंट है वीरेंद्र मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। ऐसा मिलता है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें एक शीर्षक है, उसका नाम है वचनिका। वचनिका में इन्होंने वीरेंद्र मिश्र ने कहा है कि जो वचनिका शीर्षक है वो ब्रजभाषा के जो साहित्य है, ब्रजभाषा गद्य है, उससे मिलता जुलता है कि यानी कि ब्रजभाषा गद्य का जो आरंभ है वचनिका से है, यानी कि पृथ्वीराज रासो के एक शीर्षक है वचनिका, उससे आरंभ होता हुआ माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, याद रखिए जरूर, श्रृंगार रस मंडन है। ठीक है। ये इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विट्ठल नाथ की अन्य रचनाएं हैं। जो विट्ठल की एक तो ये है श्रृंगार रस मंडन, दूसरी और अन्य रचनाएं हैं जिसमें हैं यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इसके साथ और भी अन्य रचनाएं हैं जिन्होंने नहीं हमारे जो पहले वीडियो देखे उनमें पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर केवल 3 हैं। एक इनकी तत्वदीप निबंध बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वल्लभाचार्य की, आप देख सकते हैं ज़रूर। ठीक है। और ये है यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, ये रचनाएं दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ, बहुत ही प्रसिद्ध ये ग्रंथ हैं। ये एक वार्ता ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, बहुत बार आते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के वार्ता ग्रंथ बताइए, तो याद रखना आप सभी लोग। वार्ता ग्रंथ में हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता जो विट्ठल नाथ के द्वारा लिखे हुए हैं। विट्ठल नाथ हैं जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, और विट्ठल के पुत्र जो है गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ के जो इन्होंने ही लिखे हैं ये वार्ता ग्रंथ, गोकुलनाथ ने। ठीक है। जो विट्ठल के पुत्र हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, वो है इसमें वैष्णव भक्त और आचार्य की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वार्ता ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने विट्ठल गोकुलनाथ ने, उसमें वैष्णव भक्तों की वार्ता साहित्य लिखी हैं, यानी कि कथाएं लिखी हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, इसका रचना काल विक्रम 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट डाल के आप जरूर लिखिएगा, नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टछाप नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी थी। ठीक है। नाभादास ने, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो नाभादास ने अष्टछाप लिखा था
और उसमें इन्होंने राम की दिनचर्या का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है ओरछा नरेश राजा जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा नामक 2 रचनाएं लिखी हैं। ये भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें जरूर लिखना है, अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा। वैकुंठमणि की रचनाएं हैं ये, ठीक है। इसके बाद है श्रुति मिश्र क्या मानती हैं। श्रुति मिश्र हैं संवत 1767 ईस्वी में बेताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है, श्रुति मिश्र ने। दूसरा है बेताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदान सिंह की रचना से कथा लेकर की गई है। ऐसा माना जाता है कि बेताल पचीसी जो लिखी गई है वो संस्कृत के कवि शिवदान सिंह की रचनाओं की जो कथाएं थी वो बेताल पचीसी में उनकी नकल मारकर की हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेताल पचीसी में खड़ी बोली गद्य, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बेताल पचीसी में खड़ी बोली गद्य हिंदुस्तानी में अनुवाद अजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बेताल पचीसी लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिए, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं इससे, बहुत सारे प्रश्न इससे निकल सकते हैं, तो इस पॉइंट को ज़रूर स्टार लगा के मेंशन कर लेंगे अपने नोट्स में। और इसका जो समय काल है 1801 ईस्वी माना है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1852, ठीक है, 1852 लगभग 1795 में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि जो हीरा लाल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी आईने अकबरी की भाषा अपनी वचनिका में इन्होंने वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की है, ठीक है, आईने अकबरी की भाषा के आधार पर, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र ग्रंथ लिखा है। ये वल्लभाई संप्रदाय के संबंधी थे। दूसरा है लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास, ये इनकी एक रचना है लल्लू लाल की राजनीति, ठीक है, तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं की हैं। बहुत बार आता है कि माधव विलास इनकी किस प्रकार की रचना है, तो आप बता सकते हैं यह एक मिश्रित रचना है लल्लू लाल की माधव विलास, ठीक है, बहुत बार आती है माधव विलास किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की है। दूसरा है माधव विलास 19वीं शताब्दी की सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिलाल चंद्र ओझा ने 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य से मिलता है। दक्षिण साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्खनी और दहलवी, जवान, हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है। ऐसा माना जाता है खड़ी बोली के बहुत सारे नाम हैं जो हमें दक्षिण भाषा की जो भाषाएं हैं उसमें मिलते हैं दक्षिण भारत के, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एतहेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाब, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से ही बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। ऐसा इन्होंने माना है कि जो दक्षिणी भाषा थी हमारी हिंदी की उसमें बहुत सारी भाषाओं का मेल मिलाप होने लगा था। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड आगे वाले जो पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं ये पुस्तक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर देकर हमें बताएंगे और क्या इसे हम अभी स्टार्ट करूं। वैसे मेरे हिसाब से इसका जो गद्य साहित्य है वो बहुत अच्छे से डिटेल में है, तो इसी उम्मीद से मैंने इसको गद्य साहित्य को आरंभ किया है। और जो इसका काल विभाजन है वो मनोज मिश्र की पुस्तक में बहुत अच्छे से हैं। तो थैंक यू, एक कमेंट ज़रूर दें।